नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास के पिछले वीडियो में हमने संगम साहित्यों के साथ साथ संगम काल के प्रमुख राज्यों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि दक्षिण भारत के इतिहास को दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला भाग संगम काल का इतिहास तथा दूसरा भाग गुप्तोत्तर काल के समकालीन तथा तुर्कों के आगमन के पूर्व का इतिहास का अध्ययन करते हैं। संगम काल का इतिहास हमने पिछले दो वीडियोज़ में देखा। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल के समकालीन दक्षिण भारत के इतिहास तथा तुर्कों के आगमन के पूर्व के दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत। संगम काल के बाद लगभग 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे स्थानीय वंशों का उदय हुआ, जिसमें सबसे पहले तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लव वंश का उदय हुआ। यहाँ देखिए दक्षिण भारत के वंशों के उदय का क्रम है। सबसे पहले पल्लव वंश, फिर वातापी के चालुक्य, उन्हीं से फिर एक शाखा बेंगी के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य और फिर चोल वंश। चोल शासक सबसे प्रभावशाली हुए और इनका साम्राज्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला। दक्षिण भारत के इन राजवंशों के साम्राज्य क्षेत्र को आइए एक नज़र मैप पर देख लेते हैं। यह भारत देश के प्रायद्वीपीय हिस्से, जिसे दक्षिण भारत कहते हैं, उसका मानचित्र है। ये देखिए, ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से होता है और इस तरफ प्रवाहित होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और यहाँ देखिए, ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से होता है और इस तरह यह प्रवाहित होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है और यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। इन प्रमुख नदियों के बीच का जो दोआब है, इन्हीं क्षेत्रों के लिए इन राजवंशों में हमेशा संघर्ष होते रहते थे। इन दोआब क्षेत्रों में ही इन राजवंशों का शासन क्षेत्र था और अपने साम्राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये सब आपस में संघर्ष भी करते रहते थे। इस क्षेत्र में देख रहे हैं वेंगी के चालुक्य, जिसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इस क्षेत्र में पहलव, जिसका कि दक्षिण भारत में सबसे पहले उदय हुआ। इसके प्रमुख शासकों में श्री विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। इस क्षेत्र में चोल वंश का शासन था। चोल वंश ने श्रीलंका को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस क्षेत्र में वातापी के चालुक्य थे और ये महाराष्ट्र कर्नाटका का क्षेत्र में राष्ट्रकूट थे और फिर महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में कल्याणी के चालुक्य। आइए दोस्तों, अब एक एक करके इन सभी राजवंशों के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम पल्लव वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना 575 ईस्वी में की थी। सिंह विष्णु ने 600 ईस्वी तक शासन किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पल्लव वंश के संस्थापक बप्पा देव थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु में है, और इनका साम्राज्य क्षेत्र वर्तमान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र, जो कि कृष्णा और कावेरी के दोआब का क्षेत्र था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा को कावेरी नदी तक विस्तृत किया था। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम, जिसका वर्तमान नाम महाबलीपुरम है, वहां आदि वराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। सिंह विष्णु के ही दरबार में एक संस्कृत के विद्वान भारवी रहते थे। भारवी ने ही किरातार्जुनियम नामक महाकाव्य की रचना की थी। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम बना, जो कि पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक था।
सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन शासक बना। महेंद्र वर्मन स्वयं एक विद्वान कवि तथा रचनाकार था। इसने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। महेंद्र वर्मन ने इस नाटक में भिक्षुओं पर व्यंग कसा है। पल्लव वंश के सबसे प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी के चालुक्यों को पराजित किया था और उन्हें पराजित करने के उपलक्ष्य में वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम, तत्कालीन नाम मामल्लपुरम, के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तमिलनाडु के रथ मंदिरों का निर्माण या फिर महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो इसका उत्तर है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इस मंदिर को एकाश्म मंदिर या सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन के समय ही हिनसांग कांचीपुरम आया था और वहाँ काफ़ी समय तक रहा। हिनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में कांचीपुरम का भी वर्णन किया है, जिसमें कांचीपुरम के लोगों को उत्साही, सत्यवादी तथा विद्या प्रेमी बताया है। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय एक प्रमुख शासक बना, जो कि 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया। इसने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर तथा राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। द्रविड़ स्थापत्य कला में बना प्रथम मंदिर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, उसी को माना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में संस्कृत विद्वान दंडिन रहा करते थे। इन्होंने काव्यदर्श तथा 10 कुमार चरितम की रचना की थी। पल्लव शासकों और वातापी के चालुक्यों में हमेशा संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था अपने साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार करना और दूसरा कारण था धार्मिक कारण, जिसमें शैव धर्म और वैष्णव धर्म के लोगों के बीच संघर्ष होता था। बाद में शैव धर्म और वैष्णव धर्म एक हो गए। साम्राज्य विस्तार के लिए मुख्यतः उन क्षेत्रों के लिए संघर्ष होता था जो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होते थे, जैसे कि दोआब का क्षेत्र, जिसमें कृष्णा कावेरी दोआब क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके लिए हमेशा संघर्ष होते रहते थे। पल्लव वंश का अंतिम प्रमुख शासक अपराजित था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। पल्लव वंश के सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं, उन सभी बिंदुओं को हमने इस वीडियो में देखा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम चालुक्य वंश, जो कि दक्षिण भारत के चालुक्य वंश हैं, एक चालुक्य वंश हमने पहले भी पढ़ा था राजपूत राजवंशों में, वो चालुक्य वंश अलग था। दक्षिण भारत का ये चालुक्य वंश अलग है। इसमें वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य तथा कल्याणी के चालुक्य हैं, जो कि चालुक्य वंश के ही शाखाएं कालांतर में आगे जाके अलग अलग हुई। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत के चालुक्य वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।